बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा इससे पहले आपको याद है हमने वेव्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ पढ़ा था, और फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ी थी। उसके बाद हमने फेज के ऊपर एक पूरा लेक्चर पढ़ा था, और उसके बाद हमने इंटेंसिटी को कल कवर किया। आज हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये इन डेप्थ तो नहीं है, ये एक ब्रीफ सा डिस्कशन है, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। All electromagnetic waves consist of vibrating electric and magnetic fields, vibrating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. अच्छा जी, नहीं अभी नहीं, नोट्स मिल जाएंगे ना सब। फिर बेटा बहुत स्लो हो जाएंगे एग्जाम सर पर, और हमने भी तक फिर बहुत स्लो। या तो साल का शुरू होता तो फिर अगर है ना सैंपल टाइम होता फिर हम ऐसा करें। मिल जाए। अब आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं, और ये इसके पैरेलल परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आपको याद हो तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मेरी बात सुन, अगर आप बात करेंगे ना तो मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा, ठीक है बेटा। अगर किसी ने नहीं फिजिक्स पढ़नी तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लास से बाहर चलो। और अगर समझ नहीं आती है सेक्शन चेंज करा लें, ठीक है। अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज याद रखनी थी। ये देखें, ये रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स, बेटा ये है इंफ्रारेड। फिर आज जाती है बेटा विजिबल, फिर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, और फिर गैमा रेज, ठीक है कि नहीं। ये 7 है, और इनको तरतीब से याद करने के लिए एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, राना महमूद इफ्तिखार्स विजन usually exceeds gamma rays। राना महमूद इफ्तिखार्स विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। बेटा ये एक सेंटेंस है, आप इसको याद कर लें। एक्सीड को जानबूझ के हमने एक्स से लिखा है ताकि वो हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी मदद कर सके। अब आप लोग ये चीज देखो, अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इस तरफ को जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, इस तरफ को जाएंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज करेगी, इस तरफ को जाएंगे तो आयनाइजिंग एबिलिटी इंक्रीज करेगी, इस तरफ को जाएंगे एनर्जी, और बेटा इस तरफ को डेंजर भी बढ़ेगा। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आपके लिए डेंजरस होती हैं,
रेड की निस्बत ब्लू लाइट डेंजरस होती क्योंकि वो आंखों को ज्यादा अफेक्ट करती है उसमें। जी, एफ फ्रीक्वेंसी। डेंजर इस तरफ को बढ़ रहा है, आयनाइजिंग एबिलिटी इस तरफ को बढ़ रही है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इस तरफ को बढ़ रही है। ठीक है कि नहीं बेटा? मुझे लगता है यहां तक ठीक है। मतलब देखिए ना, अगर गैमा रेस का एक्सपोजर हो इंसान पर, तो जब एटम बम फटता है तो बहुत सारी गैमा रेस निकलती है, बंदा मर जाता है। और जब एटम बम जब फटा था तो जो उसके बिल्कुल करीब, हाँ डेथ तो डेंजरस तो है ना, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उस हिसाब से इसका डेंजर होगा। लेकिन ये इसको यूज तो करते हैं तो कैंसरियस सेल्स की डेथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज भी डेंजरस होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सरेज जो होती हैं वो। बेटा रेडियो वेव्स, अच्छा इस तरफ को अगर आप देखें, इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और बेटा इस तरफ को बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग एबिलिटी। जी बेटा, जो लॉन्ग वेव की रेडियो वेव्स हैं वो पहाड़ों में टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है। जो लॉन्ग वेव की रेडियो वेव, अगर आपने, और जो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक दफा ना बेटा पूछो क्या हुआ। अब देखो, किसी बात को फनी अंदाज से करने का मकसद ये होता है कि वो चलो आपको लाइटली समझ आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि आप उस पर ओवर ही हो जाएं और फिर जनाब क्लास का माहौल ही सारा खराब कर दें। जी आखिरी वाला बता सकते हैं क्या मतलब स्ट्रेट ट्रैवल करने की? हाँ, मैं वो जब हम डायफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर डिटेल से इस बात को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आगे चीज देखें। अगली जो बात मैंने आपसे कहनी थी वो क्या थी बेटा? बात ये है कि वो ना, आप हैरान, फर्ज करो ये एक बड़े साइज की बहुत बड़ी बकरी थी। ये एक क्या थी? बहुत बड़े साइज की बकरी। ये, हाँ, ये एक छोटे साइज की बकरी। बेटा प्लीज आप बस खामोश हो जाए बस। ये एक छोटी बकरी, सबसे छोटी बकरी, ठीक है ना? ये तीनों जो बकरियां थी ना, इस बकरी ने, आप हैरान होंगे अगर पता चले कि इस बकरी ने इतना छोटा सा बच्चा दिया और इस छोटी बकरी ने बड़ा बच्चा दिया, और सबसे छोटी बकरी ने सबसे बड़ा बकरा दिया। हैरत की बात नहीं है? आप कहें सर इसका क्या ताल्लुक है हमारे लेक्चर से? बेटा बात ये है कि रेडियो वेव्स में एनर्जी के, बेटा खामोश हो जाए प्लीज। बेटा रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है, और रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए बड़े बड़े एंटेनास चाहिए होते हैं। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है, और रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? बड़े बड़े एंटेनास चाहिए होते हैं। और माइक्रोवेव्स की एनर्जी रेडियो वेव से ज्यादा है, और माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इतना सा एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको क्रिस्टलाइन वॉल्व कहते हैं, छोटा सा वो होता है। मैं, आपने जब भी माइक्रोवेव्स का दिखाना है कि माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने इस तरह करके एक बॉक्स दिखा देना यूं करके, और आपने इसके साथ लिख देना है माइक्रोवेव जनरेटर। क्या लिख देना? माइक्रोवेव जनरेटर, और उसमें से माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जी जी बिल्कुल, माइक्रोवेव, जो आपका माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर माइक्रोवेव जनरेटर लगा हुआ है जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करता है। अब मजे की बात यह है कि इंफ्रारेड क्या होती है? बेटा इंफ्रारेड तो उनसे भी ज्यादा एनर्जेटिक है। इंफ्रारेड माइक्रोवेव से भी क्या है? ज्यादा एनर्जेटिक है। तो इंफ्रारेड एक वाइब्रेटिंग एटम से प्रोड्यूस हो जाती है। इंफ्रारेड जो है, आप नोट कर रहे हैं कि देखिए बकरी का साइज छोटा होता जा रहा है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। किसको? जिसे छोटा करेंगे उससे बड़ी ज्यादा एनर्जी होगी। इस तरह की कोई जनरलाइजेशन अपने जहन में फिलहाल ना बनाए।
एनर्जी इंक्रीज होती है इनको ब्रेक करते हैं, क्या होता है? बस आप फिलहाल ये ध्यान में रखें कि उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा साइज को और एनर्जी को भी अपने जहन में मत उसको, बस इतना ध्यान रखें कि रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है, उसके लिए बड़े बड़े एंटेना, और माइक्रोवेव्स की एनर्जी ज्यादा होती है और उसके लिए छोटी ट्यूब। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड। बेटा इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है? बेटा इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है जी? बेटा इंफ्रारेड इस तरह प्रोड्यूस होती है कि ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ये उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो इंफ्रारेड एमिट करता है। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या एमिट करता है? इंफ्रारेड एमिट करता है। और जब वो लंबी जंप एमिट करता है, जरा ज्यादा लंबी जंप करता है, तो वो विजिबल लाइट एमिट करता है। क्या एमिट करता है? विजिबल लाइट एमिट करता है। ठीक है? अब आप पूछे सर बल्ब में क्या हो रहा है? जो पुराने बल्ब थे, मैं उनकी बात अब आपको बताने लगा। पुराने बल्बों का ये था, फर्ज करें कि ये उसमें टंगस्टन का फिलामेंट, ठीक है कि नहीं? ये देखें बेटा, सर मेरा एक सवाल है सर, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल एक शहर से दूसरे में कैसे जंप कर सकता है? ये देखें, मैं बताता हूं। अब बेटा देखें, ये बल्ब है, ये पुराने साइज का पुराने मॉडल का एक बल्ब है जिसको मैंने एग्जैजरेट किया। ये इसमें टंगस्टन के एटम्स हैं, उसका फिलामेंट आपको पता है ना टंगस्टन का होता है। अब होगा ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब जाहिर उसमें जब करंट फ्लो करता है तो यहां से ये करंट यूं यूं फ्लो करता हुआ चला जाता है। अब ये जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करते क्या हैं? करंट के इलेक्ट्रॉन्स ये काम करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अब होता ये है कि ये एक फर्ज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यूं रोटेट कर रहा था बड़े मजे से, वो करंट वाला इलेक्ट्रॉन आया, उसने आकर इसे टक्कर मारी। करंट वाला इलेक्ट्रॉन आया, उसने आकर इसे क्या मारी? टक्कर मारी। तो ये इलेक्ट्रॉन उछलकर हायर ऑर्बिट में चला, ये इलेक्ट्रॉन उछलकर किस में चला गया बेटा? हायर ऑर्बिट में चला गया जी। ये आप देखें कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा जो न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट्स हैं उन्हें लोअर ऑर्बिट्स कहते हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट्स हैं उन्हें हायर ऑर्बिट्स कहते हैं। पता होना चाहिए बेटा। देखो अब होगा क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर लगती है तो वो उछलकर हायर ऑर्बिट में चला जाता है। जाए बेटा, जब वो हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। बेटा उस हालत में उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। उस हालत में उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। उस हालत में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रहता और फौरन जंप डाउन करता है। जब वो जंप डाउन करता है तो वो लाइट एमिट करता है, विजिबल लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट। इसका मतलब है कि ये जो अभी प्रिज्म में इसमें से प्रोजेक्टर में से लाइट निकल रही है, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है जी, ये नहीं बाकी सारे हैं, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स लाइट एमिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब बल्ब कहते हैं बेटा, वैसे जी इलेक्ट्रॉन जो ये देखिए टंगस्टन का ये एटम, लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारते करंट का इलेक्ट्रॉन आया, उसने लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारकर हायर ऑर्बिट में फेंक दिया। वहां से जब जंप डाउन होती है तो बेटा क्या एमिट होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होती है। तो बेटा दुनिया में जहां कहीं भी बहुत ज्यादा लाइट एमिट हो रही है तो वहां पर बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पहले एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन पर वो लाइट एमिट करते हैं।
ये जो प्रोजेक्टर है, जिसकी लाइट आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्टर का जो बल्ब है, खाली इसका बल्ब आपको पता है काफी महंगा होता है। इसके बल्ब के अंदर क्या है, करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, करंट के इलेक्ट्रॉन्स इसके बल्ब के इलेक्ट्रॉनों, बल्ब के एटमों के इलेक्ट्रॉनों को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में उछाल रहे हैं, और जब वो जंप डाउन करते हैं तो लाइट एमिट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? जब इलेक्ट्रॉन जंप अप हो जाता है तो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो पूरा एटम भी एक्साइटेड एटम कहलाता है। जब वो जंप डाउन करता है तो क्या एमिट होता है बेटा? लाइट एमिट। जब वो जंप डाउन करता है तो वो लाइट एमिट होती है। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, ये आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान द ग्रेट ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जी। बिल्कुल बेटा, एमिशन ऑफ फोटोन रैंडम, उसकी डायरेक्शन रैंडम। सर वो सारे करते हैं, मतलब हर इलेक्ट्रॉन जाके। जी बेटा, इसका मतलब ये है कि जब आपको इतनी ब्राइट लाइट नजर आ रही होती है तो आप समझें कि उसमें अरबों खरबों लाइट की बीम्स हैं, अरबों खरबों फोटॉन्स। इसके जो एक लाइट के बीम एमिट हुई है, इसको फोटॉन कहते हैं। तो अरबों खरबों फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, और वो अरबों खरबों फोटॉन्स एमिट हुए हैं, अरबों खरबों एटमों में इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए हैं। तो और इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर उछाले गए थे। इसका मतलब है कि करंट के इलेक्ट्रॉन्स गुजरे उस फिलामेंट में से, और उन्होंने उनके इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में उछाला, और उछाल कर जब वो जंप डाउन किया तो उन्होंने लाइट एमिट की, और वो लाइट चारों तरफ एमिट होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जी 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 सर, जब ज्यादा लाइट करंट करते हैं वो फट जाता है, उसमें क्या होता है? बेटा वो फिर एक सेपरेट केस है कि जब आप हायर वोल्टेज देते हैं तो फिलामेंट टंगस्टन गर्म भी साथ साथ हो रहा होता है, और फिर वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होकर खराब हो जाता है। सर मैं कुछ वर्ड बच जी सर, ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं सीधा लोअर ऑर्बिट में कैसे जा सकता है? दरमियान में हायर ऑर्बिट नहीं आएगा? आपका नाम क्या है? साद द ग्रेट ने बहुत प्यारा क्वेश्चन उठाया। देखो, साद का कहना है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला आकर पहले इससे क्यों नहीं मुलाकात करता, इससे क्या उसकी कुटी हुई भी होती है, और इसके साथ क्यों उसकी मुलाकात होती है? बिल्कुल सही बात है जी साद। अगर इसकी टक्कर इससे होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा, तो ये एटम को छोड़ देगी, सही है कि नहीं? अच्छा, एटम को छोड़कर वो मुमकिन है किसी टाइम रिटर्न करे, और अगर वो रिटर्न करके अपने आखिरी ऑर्बिट में वापस आता है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर कोई टक्कर लगेगी तो वो एटम को ही छोड़ दे, और मुमकिन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, खुद वो कोई करंट का हिस्सा बन जाए, और अगर वो वापस रिटर्न करता है अपने पेरेंट एटम पे या नेबरिंग एटम पे तो वो भी लाइट एमिट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कितने ज्यादा फोटॉन्स हो जाएं कि दे कैन कम्युनिकेट इनटू एन एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद मैसिव रिलीज ऑफ फोटोन होती है, और बहुत ज्यादा फोटॉन्स को कंसंट्रेट करें तो टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल से कोई थोड़ी हमने हासिल की है साइंसदानों ने, जिसमें आप बहुत ज्यादा फोकस करके तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत मास स्केल पे, बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पे। अब बेटा ये जी मैं मैंने जो पूछी है सर, आपने बोला था, यानी ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर रही है कि जब आप आउटर मोस्ट यानी कि जो शेल का इलेक्ट्रॉन जब आप यानी कि रिमूव होता है एक और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से, तो आपने बोला जब वो वापस आता है अपने पेरेंट एटम की वजह के पास, तो उससे क्या इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होती है या फोटॉन्स इमिट होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस के भी फोटॉन ही होते हैं, विजिबल लाइट के भी फोटॉन्स ही होते हैं, अच्छा, अल्ट्रावायलेट के भी फोटॉन्स ही होते हैं, एक्सरेज के भी फोटॉन्स ही होते हैं। फोटॉन्स थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फोटॉन मॉलिक्यूल नहीं होता। ये जो वेव ट्रेन है, ये वेव ट्रेन जो जा रही है और जिसमें यूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये एक फोटॉन है। ये पूरी एक जो ट्रेन है, ये पूरी ट्रेन, इसे फोटॉन कहते हैं। देखिए बेटा, मेरी बात सुने बेटा, फोटॉन एमिट होता है, फोटॉन ऑफ लाइट एमिट होता है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। इसमें राइट पे जाएगा तो आपके पास कुछ और एनर्जी नहीं, वो भी फोटॉन्स ही होते हैं, तो मुझे भी कंफ्यूज कर
सर अगर राइट पे जाएगा वो आपने एरो जो बनाया है यूं करके जा रहा है लोकेशन हाँ, वो लाइट एनर्जी मैंने कहा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम की तरफ वापस आता है, ये वो फोटोन बनाया है, सर ये लाइट किस फॉर्म में मीट हो रहा है वो इंफ्रारेड का हो सकता है। जी बेटा, और वो सर ये लाइट में ये फोटोन लाइट को ही कहते हैं। बेटा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। देखो बेटा बात ये है कि फोटोन किसको कहते हैं, फोटोन लाइट बीम को कहते हैं, फोटोन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन को कह सकते हैं, फोटोन ऑफ विजिबल लाइट होता है, फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, फोटोन ऑफ रेड लाइट, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट, फोटोन ऑफ एक्स रेज, फोटोन ऑफ गैमा रेज, इस तरह ये लाइट बीम है। फोटोन को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मगर बात ये है कि वो जो वेव जा रही है ना, ये देखें ये एक रेड लाइट जा रही है फर्ज करें इस तरह से, और ये उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों मिला कर जा रही हैं, तो ये बेटा एक फोटोन, ये सारा क्या है बेटा, एक फोटोन। तो इसका मतलब ये है कि जब विजिबल लाइट कैसे एमिट होती है, विजिबल लाइट के फोटॉन्स कैसे एमिट होते हैं, विजिबल लाइट की लाइट बीम्स कैसे एमिट होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो बेटा क्या होता है, फोटॉन्स एमिट होते हैं। फोटॉन्स क्या है, लाइट बीम्स के वो वेव ट्रेन्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है। मेरे बेटे इसको भी फिलहाल बंद कर दो, ठीक है कि नहीं। अच्छा बेटा आप सब लोग, मैं जिसकी तरफ भी देखूं वो मुझे पढ़ाई में नजर आए, वो अपने सेल फोन के साथ खेलता नजर ना आए। सर एक सवाल, जी जी, सर जो फोटॉन्स होते हैं सिर्फ लाइट एमिट करते हैं या फिर दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स का तल्लक सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक a photon of infrared radiation, photon of visible light, photon of red color, photon of microwaves, यानी उन लाइट बीम्स को ही फोटोन कहते हैं, ठीक है बेटा। मेरी बात सुनो, क्या बात, क्या नहीं समझ? समझ नहीं आया वो फोटोन और लाइट फोटोन ऊपर जाते थोड़ा सा। हाँ, ये दो केस है। लाइट का ताल्लुक नहीं बाहर रखने से। हाँ, बाहर निकल। देखिए बेटा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको याद हो एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि ये यूं इस तरह करके लाइट बीम्स चलती हैं, ठीक है ना, यानी उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और एक उनमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये फर्स्ट करें, ये एक बीम आ रही है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है। ये जो आपको लाइट क्या नजर आ रही है ना, ये समझिए ये तीरों की शक्ल में आ रही है। लाइट किसकी शक्ल में आ रही है, तीरों की शक्ल में, एरोज ऑफ लाइट है बेटा। किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट होती है, किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट होती है वो एरोज की शक्ल में होती है, एरोज की शक्ल में होती है। और बेटा ये जो एरोज हैं ये फोटॉन्स कहलाते हैं, ये एरोज क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स जो हैं ये क्या है, इंफ्रारेड के भी फोटॉन्स, इंफ्रारेड के फोटॉन्स की वेवलेंथ लंबी है, ये इंफ्रारेड का एक फोटॉन होगा। मैं इसके साथ इसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, एक ही चीज बना रहा हूं सिर्फ, यानी मैं उसको बार बार उसकी वो मतलब उसकी इस तरह वाली शक्ल नहीं बताता। अब मैं एक सिंप्लीफाइड उसकी शक्ल बनाऊंगा, ये चीज नहीं बनाऊंगा। अब आप ये चीज देखें कि ये इंफ्रारेड है तो विजिबल का फोटोन जरा इस तरह का होगा, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। और फर्ज करें रेड लाइट का इस तरह का है तो ब्लू लाइट का उसका फोटोन और उसकी बेटा एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। और उसके बाद आप देखें अल्ट्रावायलेट और इस तरह का होगा जी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। और गैमा एक्सरेज के तो आप देखें टिक 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 इस तरह बहुत ही छोटी छोटी उनकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। और गैमा रेज तो वो तो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, वो इस तरह आ रही थी, वो तो बड़े डेंस होते हैं, वो तो क्या है, बड़े डेंस होते हैं। अगर विजिबल लाइट के फोटोन को पिस्तौल की गोली कहा जाए तो गैमा रे का फोटोन तोप का एक गोला होगा, ठीक है कि नहीं। और अब मजे की बात देखें, सबसे छोटी बकरी ने सबसे बड़ा बच्चा दिया। आप देखें ये एटम है, ये एटम है बेटा, मेरी बात सुने, ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन यूं जंप करे तो इंफ्रारेड का फोटोन निकलेगा,
इंफ्रारेड का फोटोन निकलेगा, और इलेक्ट्रो यूं जंप करे तो विजिबल लाइट का फोटोन निकलेगा, और लंबी जंप करे तो कौन सा फोटोन निकलेगा? अल्ट्रावायलेट का। और मजे की बात है, न्यूक्लियस कितना छोटा है, न्यूक्लियस एटम की निस्बत बेटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है। वहां से गैमा रेज निकलती है, न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलती हैं? गैमा रेज। न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है? बहुत छोटा है। तो सबसे छोटी बकरी ने सबसे बड़ा बच्चा दिया, यानी न्यूक्लियस सबसे छोटा है और सबसे एनर्जेटिक वेव्स निकालता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं वो गैमा रेज होती हैं, और गैमा रेज एनर्जी के साथ अगर गैमा रे फोटोन को विजिबल लाइट के फोटोन से कंपेयर किया जाए तो विजिबल लाइट अगर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से मैं उसको पिस्तौल की गोली कहूं तो गैमा रे के फोटोन को क्या कहूंगा? तोप का गोला। गैमा रे के फोटोन की एनर्जी उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। ठीक है जी। सर बात में तो ये जो लाइट सिस्टम आ रही है सर, इसमें सारी है सिस्टम अल्ट्रावायलेट भी है? नहीं, आपने बड़ी प्यारी, बहुत अच्छा, बड़ा रेलेवेंट, बड़ा सही क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया। आई शुड थैंक यू फॉर दिस। बेटा जो बल्बों से निकलने वाली लाइट है वो ये होती है, वो इस रीजन में होती है, उसमें वो जाती नहीं ऑर्बिट तक, और उसके बस उसमें विजिबल लाइट भी होती है, उसमें थोड़ी अल्ट्रावायलेट भी होती है और थोड़ी इंफ्रारेड भी होती है। मगर वो वाली इंफ्रारेड जो विजिबल के करीब है और वो वाली अल्ट्रावायलेट जो विजिबल के करीब है, तो बहुत हाई अल्ट्रावायलेट नहीं होगी। उसके लिए आपको बाजार से सेपरेट अल्ट्रावायलेट लैंप खरीदना पड़ेगा और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये फलां वेवलेंथ एमिट करता है, और फिर उस हिसाब से वो महंगा भी होगा। जिस तरह आपको पता है एक्सरे मशीन जो है वो बहुत सस्ती तो नहीं होती, ठीक ठाक महंगी होती है, और कोई ऐसा सोर्स जो गैमा रेज एमिट करता हो वो और महंगा होगा। हाँ, फिर वो महंगी होती। मुझे बताएं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं? सर एक सवाल है। जी जी सर अगर वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जा रहा हो या अपर से लोअर में जा रहा हो तो इससे वेव्स पर भी फर्क पड़ेगा? बेटा जब वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उस वक्त वो कोई वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो वेव प्रोड्यूस ही तब करता है जब वो जंप डाउन करता है। बेटा जब वो जंप डाउन करता है तो तब वो लाइट एमिट करता है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो बल्ब होता है या जो कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके लाइट एमिट कर रहे होते हैं और वो लाइट के एरोज एमिट कर रहे होते हैं, और वो एरोज ऑफ लाइट एक वेव ट्रेन कहलाती है, उसी को फोटोन कहते हैं, उसी को क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं। बेटा देखिए बात ये कि ये टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने टीचर निकलता है तो फिर बात का सिलेबस से बाहर चला जाता है। हम मुझे ये भी डर है कि आज 2 मार्च है, मैंने आगे सिलेबस भी खत्म करना है, वेव्स भी खत्म करनी है और आगे भी खत्म करना है, और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि हम पढ़ाई की क्वालिटी को भी खराब ना करें। ठीक है कि नहीं है? बेटा मुझे बताएं, आपको कुछ रफ सा आइडिया हो गया कि अल्ट्रावायलेट ये वेव्स कैसे जनरेट होती? कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें? ठीक है, तो ये पता चल गया, ये समझ नहीं आ रहा गैमा रेज न्यूक्लियस से कैसे जनरेट हो रही हैं। सोहेब अगर मैंने गैमा रेज का न्यूक्लियस जनरेशन वाला फिनोमेनन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो बेटा पूरा टाइम उस पे लग जाएगा और वो सिलेबस में नहीं है। छोड़ रहे हैं, बस ये जानना करती है। मासूम बैठे हुए हैं वो, उसमें मैं नो ऑफेंस टू यू, जनरल कमेंट है कि जो जितने भी बच्चे इस वक्त आजकल ए लेवल में हैं ना, ये पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ने के नाम पे धोखा खाना चाहते हैं। इनको सिर्फ फीलिंग चाहिए कि पढ़ाई हो रही, पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि पढ़ाई के लिए तकलीफ उठानी पड़ती, खून जलाना पड़ता। आप यकीन करें मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने 15 किताबें पढ़ के मेरे क्लियर हुए, और वो भी स्टेप वाइज क्लियर। एक बुक से कोई एक चीज पता चली, किसी और बुक से कोई और चीज पता चली, उन्हें इकट्ठा करके वो पिक्चर बनती। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जो कहते हैं ना स्टडिंग इज फन, बकवास करते हैं सारे, ठीक है ना। ये सब चीजें मेहनत से आती हैं, तकलीफ से आती हैं, ठीक है कि नहीं। मैं लंबा लेक्चर शुरू हो जाऊंगा बोलना, मैं पढ़ाता हूँ बस, ठीक है। वापस आओ। अब बेटा आप लोग ये चीज देखो, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट।
गली में तो लोग बेटा डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना, आपने अक्सर डॉपलर का लफ्ज सुना होगा, ठीक है ना? क्या था? ऊंचा बोलो। जो एक जैसे डॉपलर्स इफेक्ट बेटा क्या है? द apparent change in frequency और वेवलेंथ। मैं जो कि डेफिनेशन थोड़ी फैला के लिख रहा हूं, ज़रा मैं ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप ज़रा उसमें से कुछ एक पोर्शन भी उसका लिख देंगे तो आपको नंबर तो पूरे मिल जाते हैं। द apparent change in frequency और wavelength of received, detected wave due to relative motion of wave generator producer emitter, wave generator producer emitter and wave receiver detector observer, ठीक है ना? ये बेटा ये मैंने जरा सर ऊपर कर जी मैंने मुश्किल करके थोड़ी फैला के लिखी है, बहुत ही जनरलाइज किया है इसको मैंने। The apparent change in frequency and wavelength of received detected wave due to relative motion of wave generator producer emitter and wave receiver detector and observer। ये क्या चीज है, ये बात करते हैं। इसकी फिर आप आसान सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर दोबारा थोड़ा सा कर दें इतनी रात जनरेटर स्लैश एमिटर। बेटा यहां तक ठीक है? नीचे कर सर समझा दे मैं बेटा इसकी वजाहत करता हूं। बेटा ये एक सोर्स है, ये रुका हुआ है। बेटा ये फर्ज करें साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्या वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड वेव। तो इससे बेटा ये वेव फ्रंट्स निकल के फैल रहे हैं चारों तरफ। इससे वेव फ्रंट्स क्या हो रहे हैं? निकल के चारों तरफ फैल रहे हैं। और यहां कोई बंदा खड़ा है, फर्ज करें ये ए लाउड स्पीकर है और बी पे कोई बंदा खड़ा है और वो उसको सुन रहा है। वो उसको क्या कर रहा है बेटा? सुन रहा है। जो फ्रीक्वेंसी यहां से मिट होगी ना, फर्ज करें 500 हर्ट्ज, इसको भी 500 हर्ट्ज ही फील होगी। अगर इसकी वेवलेंथ जो है, फर्ज करें जो वेव्स एमिट हुई हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 0.8 मीटर है, मैं ऐसे ही बता दूं 0.8 मीटर है, उसको भी जो वेवलेंथ फील होगी वो क्या होगी? 0.8। यहां तक ठीक है? इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होने का तल्लुक एम्पलीट्यूड के कम होने से, कल पढ़ा था। इंटेंसिटी के कम होने का तल्लुक किससे है? एम्पलीट्यूड के कम होने से है। बिल्कुल इंटेंसिटी उससे कम फील होगी, बी वाले को, दूर खड़ा है उससे, लेकिन उसका तल्लुक एम्पलीट्यूड से है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से नहीं है। जी बेटा ये स्ट्रेच आपने कहा था तो इसमें आएगा एम्पलीट्यूड कम होने में या फिर वो वेवलेंथ चेंज होने में? मैं बताता हूं अब जी। क्या ये ए और बी दोनों एमिटर्स हैं। ए लाउड स्पीकर है, बी सुनने वाला। बी कोई इंसान है बेटा। ए जो है वो एमिटर है, ए प्रोड्यूसर है, ए जनरेटर है, ए वेव जनरेटर है, ए वेव प्रोड्यूसर है, ए वेव एमिटर है। जी बेटा तो इसका मतलब कि इसकी आवाज हल्की आएगी मगर बाकी सारा कुछ। जी बिल्कुल, आवाज हल्की हो सकती है, टेम्पो जो इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कम होगा दूर खड़ा है अगर तो,
लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़े। और बेटा ये जो बी पर है ये कोई इंसान हो सकता है सुनने वाला, या ये कोई रिसीविंग एंटेना हो सकता है रिसीव करने वाला, या ये कोई डिटेक्टिंग एंटेना हो सकता है डिटेक्ट करने वाला, कुछ भी। यानी बी रिसीवर है वेव का और ए वेव का जनरेटर है। अब फर्ज करें अब ये दोनों रुके हुए हैं, तो जिस किस्म की वेव ए ने प्रोड्यूस की बी ने उसी तरह की डिटेक्ट कर ली। सिर्फ ये था कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी और बाकी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, एम्पलीट्यूड कम हो गया, बाकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें कि ए बी की तरफ चल पड़ा है या ए बी की तरफ मूव कर रहा है, उसकी मोशन की सबब देखिए, मैं दोबारा एक नई डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये बी है और ए पहले यहां था, अब आगे आ गया ए, तो उससे क्या होगा? ए ने जो पुरानी वेव एमिट की हुई थी वो तो उधर से ही आ रही थी, लेकिन जो नई एमिट की वो ऐसे आ रही है। और यूं देखें, ए के आगे आने से यूं नहीं हो रहा हो, इस तरह की वेव्स नहीं प्रोड्यूस हो रही। ऐसा है कि नहीं? मैं दोबारा बता देता हूं, ये देखें, मैं थोड़ा एक देखें, ये एक वेव फ्रंट एमिट की, फर्ज करें ये वेव फ्रंट वो थी जो t इज इक्वल टू 0 पे एमिट की हुई थी, और ये वो है वेव फ्रंट है जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट की थी। ठीक है, फर्ज करें कि वो मूव कर रहा था और वो राइट की तरफ मूव कर रहा था, तो ये वो वेव फ्रंट है जो t इज इक्वल टू 0 पे एमिट की थी, ये उसने इस जगह से एमिट की थी, जहां मैंने टिक लगाया, और वो 1 सेकंड के बाद खुद इधर आ गया था जहां मैंने 2 टिक लगाए, और वहां से वेव एमिट की थी। तो जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट हुई वो इस तरह नहीं होगी बेटा, इस तरह की वेव होगी ना। अब आप खुद ये चीज देखें कि रुका हुआ सोर्स इस तरह की, ऑब्जेक्ट ही हिल गया आपकी जगह से। हाँ सर वो वेव एमिट करने वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो वेव एमिट करने वाला ऑब्जेक्ट है वो जगह छोड़ रहा है अपनी। अब देखें, हाँ, आप फर्ज करें आप एक लाउड स्पीकर को गाड़ी के ऊपर रख दे यार, आप फर्ज करें एक बंदा माइक पकड़ कर वो स्केटिंग करता जा रहा है, वो सॉरी लाउड स्पीकर, उसने वो स्पीकर फोन हाथ में उसके, वो जो बड़ा नहीं होता जिससे वो आवाज निकलती, साथ साथ खुद स्केटिंग करता जा रहा है। ठीक है कि नहीं? अब ये वेव फ्रंट्स हैं जनाब उस सोर्स की जो रुका हुआ है, और ये वेव फ्रंट्स हैं उस सोर्स की जो मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। आपको फिगर में कैसी फीलिंग आ रही है? देखिए, एक साइड पर जो बंदा, ये अगर ए है और ये बी है, और ए बी की तरफ आ रहा है, वेव प्रोड्यूसर वेव डिटेक्टर की तरफ जा रहा है, वेव प्रोड्यूसर वेव डिटेक्टर की तरफ जा रहा है, या लाउड स्पीकर वाला सुनने वाले की तरफ जा रहा है, या एक गाड़ी हॉर्न देते हुए आ रही है आपकी तरफ, आप बी पे खड़े हैं, एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आपको उसकी वेवलेंथ क्या महसूस होगी? कम। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या महसूस होगी? ज्यादा। इसे कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, इसे कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब दोबारा जी सर एक्चुअली में तो नहीं बदल रहा, लेकिन हमें ऐसे फील होता है। जी हमें ऐसे फील होता है, और फिर वही चीज जब एक्सपेरिमेंट भी उसे लेके, तो हमारे लिए वो अब एक्चुअल हो गई ना, मेरे लिए तो एक्चुअल हो गई। अब जरा दोबारा डेफिनेशन को देखें, दोबारा डेफिनेशन को देखें, द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दोनों में से आप किसी एक का जिक्र कर दें तो आपको डेफिनेशन के नंबर मिल जाएंगे। द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रिसीव्ड और डिटेक्टेड वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ वेव जनरेटर, प्रोड्यूसर, एमिटर एंड वेव रिसीवर, डिटेक्टर और ऑब्जर्वर। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं? सही है, इसका एम्पलीट्यूड जी क्या ये बेटा वेवलेंथ्स दिखाई, ये वेव फ्रंट्स दिखाएं, वेव फ्रंट्स, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये वेव फ्रंट्स है। वेव फ्रंट पता ना क्या होता है जी? करीब आ जाते सर तो बात सर तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्यों फर्क? अच्छा मेरी बात सुनो, जब कोई चीज आपके करीब आ रही है तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। देखो जब हम ना कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हम उस वक्त बाकी चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं और एक चीज को एक चीज के साथ पढ़ते हैं कि करीब आने से यानी उसकी स्पीड से फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा। अगर बैक वक्त सब चीजों का डिस्कशन में शुरू कर दूं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे।
समझ आ गई मेरी बात? लेकिन ये बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई वाकया पेश आता है तो उसमें बहुत सारी फिजिक्स होती है, वो मतलब कई कई चीजें इकट्ठी एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ एक चीज को एक चीज के साथ पढ़ रहे हैं। फिलहाल डॉपलर इफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं कि सोर्स अगर मूव करेगा तो रिसीव करने वाले को, सुनने वाले को कैसी फीलिंग आएगी, ठीक है कि नहीं? दोबारा समझा सकते हैं 1 मिनट के लिए? जी बस नीचे करें 1 सेकंड। जी इस चीज डॉपलर इफेक्ट को आप एक बार दोबारा मुझे समझा सकते हैं? एक मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है इस पे। बेटा कल इस पर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक सेकंड नहीं, आज बस एक थोड़ा सा पार्ट है। हाँ? नीचे जी नीचे करें सर। अच्छा ये एक तो